पढ़ा था। तो हम चालू करते हैं। तो देखो अच्छा, ये जो चैप्टर है ये बहुत हद तक हमारी 9th क्लास से एसोसिएटेड है। जो आपने 9th क्लास में एटम के बारे में पढ़ा होगा। इसके अलावा ये चैप्टर कई हद तक आपने अपनी 11th क्लास में भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो कहानी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? कहानी की स्टार्टिंग 9th क्लास से ही होती है। 9th क्लास में आपने वाटरमेलन मॉडल पढ़ा था। वाटरमेलन मॉडल मतलब सबसे पहले अगर हम एटम की बात करें, तो सबसे पहला एटॉमिक मॉडल जो आया था, वो वाटरमेलन मॉडल था या प्लम पुडिंग मॉडल था? किसका था? कोई बच्चा बताएगा? किसका मॉडल था वो? सर रदरफोर्ड का। किसका था? सब सर बोर का ले लो। नहीं सर, बोर का बोर का नहीं भी था नहीं, बच्चे। बोर का तो सर गोल गोल जे थॉमसन। थॉम्स। प्लम पुडिंग मॉडल। खैर उसमें तो उससे हमें ज़्यादा लेना-देना नहीं है, तो अभी हम उसके बारे में कुछ डिस्कशन नहीं करते। बट था क्या? उसने कहा था कि जैसे पूरा एटम पॉजिटिव चार्ज होता है और जैसे बीज होते हैं छोटे-छोटे, वैसे ही नेगेटिव चार्ज छोटा-छोटा कहीं-कहीं रखा हुआ होता है ऐसा। बाकी जो रीजन होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। याद आ रहा है बच्चों कुछ? यस सर। एक एक एटम एक तरीके से एक वाटरमेलन की तरह होता है। जिस तरीके से बीज होते हैं उसी तरीके से छोटा-छोटा नेगेटिव चार्ज कहीं-कहीं रखा होता है और बाकी रीजन में पॉजिटिव चार्ज होता है। इसे प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल कहते हैं, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। यस हम लोगों ने 9th क्लास में ये भी पढ़ा था कि ये मॉडल गलत साबित हुआ था। और ये किसने गलत साबित किया था? कोई बच्चा बताएगा किसने? रदरफोर्ड ने सर। रदरफोर्ड ने गलत साबित किया था। और कैसे कैसे गलत साबित किया था? सर जब उसने वो अल्फा पार्टिकल मारे थे ना रेस के थ्रू एक गोल्ड हाँ, पतली शीट तो पे, उसने उस अल्फा पे। पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था। एक्चुअली क्या था, किया नहीं था, करवाया गया था। उसके स्टूडेंट्स थे और उनका नाम लिखा हुआ है बच्चे यहाँ पे नोट्स में देखो। मैं फिगर के नीचे लिखा है गीगर और मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। तो कई बार ये होता है कि एग्जामिनेशन में भी अगर सीबीएसई में भी इसकी फोटो बनाने को आई हुई थी, मतलब फिगर बनाने को आई थी, तो उसमें लिखा था कि गीगर मार्जिन एक्सपेरिमेंट की फिगर बनाओ। तो बच्चे समझ में नहीं पाए थे। एक्चुअली वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। तो क्या था बच्चों, ये रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट क्यों किया था? क्योंकि उसको नहीं सही नहीं लग रहा था, जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल ठीक नहीं लग रहा था। तो उसने डिटेल स्टडी के लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया, और जिसे हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या गीगर मार्जिन एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और उसमें क्या था थोड़ा सा जान लेते हैं बच्चों, जो कि आप वैसे पहले भी पढ़ चुके हो। अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई गई थी गोल्ड फॉइल पे। इसे हम गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सपेरिमेंट। तो थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया होगा, जैसे कि आप लोगों ने अपनी 9th क्लास में पढ़ा होगा कि ये एटम है, तो ये न्यूक्लियस है। तो अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट कराई थी। अल्फा पार्टिकल क्या होता है हम आपको पहले भी बता चुके हैं, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स। ये अल्फा पार्टिकल है। तो अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई थी, तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल ऐसे सीधे चले गए थे। बहुत कम अल्फा पार्टिकल ऐसे रिबाउंड होके वापस आए थे, ऐसे गए थे और वापस रिबाउंड होके आए थे। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट था जिसे हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का के नाम से पहचानते हैं। तब क्वेश्चन ये आता है कि जैसे हमने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया या जो भी किया, तो उसमें सेटअप में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में 9th क्लास में नहीं पढ़ा था। अब क्वेश्चन ये आता है कि 9th क्लास में आपने जो पढ़ा कि अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट था, गोल्ड फॉइल थी। मैं कोरिलेट कर रहा हूँ, अच्छा मुझे लगता है आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसे डिटेल में नहीं बताता, अभी बताएँगे आपको फिर से। ये अल्फा पार्टिकल आए कहाँ से थे? 9th क्लास वाले अल्फा पार्टिकल कहाँ से आए थे? थोड़ा-सा मैं चलो बता ही देता हूँ। आप लोगों ने हो सकता है कोई बच्चा 9th का भूल गया हो।
तो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में क्या था कि अल्फा पार्टिकल को हम गोल्ड के फॉइल पे बम्बार्ड कराते हैं और देखते हैं कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल है वो सीधे चले जा रहे हैं और बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल रिबाउंड हो रहे हैं। तो ये रिजल्ट देखने को मिला था। तो अब सबसे पहले ये अल्फा पार्टिकल जो बम्बार्ड कराए गए वो अल्फा पार्टिकल लाए कहाँ से गए, तो ये कहाँ से आए। तो एक्चुअली क्या है, उसके लिए हमने क्या किया, देखो नीचे लिखा हुआ है, अ बीम ऑफ 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अल्फा पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम बिस्मिथ रेडियोएक्टिव सोर्स डायरेक्टेड एट अ थिन मेटल प्लेट मेड अप ऑफ गोल्ड। अब ये क्या है, अल्फा पार्टिकल रेडियो एक्टिविटी की हेल्प से आए। अब कैसे कोई बच्चा बताएगा। हमने जब ये सिलेबस करिकुलम चालू किया था तो न्यूक्लियाई में मैंने आपको रेडियो एक्टिविटी पढ़ाई थी, कई बच्चे उस टाइम में शायद नहीं थे। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है बच्चे, कभी कभार कोई बड़ा एटम या न्यूक्लियस, बहुत बड़ा न्यूक्लियस अनस्टेबल होकर स्प्लिट हो जाता है, टूटता है। टूटने पे उस बड़े से न्यूक्लियस से, जैसे बहुत बड़ा न्यूक्लियस जैसे यूरेनियम वगैरह हो गया, उस बड़े न्यूक्लियस से 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। जब वो टूटता है तो उसे हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, जो अल्फा पार्टिकल रिलीज कर रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, ऑल्दो स्टार्टिंग में हमने आपको बताया है, बट रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, कभी भी कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस, किसी एटम का अनस्टेबल न्यूक्लियस जब टूटता है, अपने आप टूटता है, तो उससे फ्रैगमेंट्स निकलते हैं और उसमें से एक फ्रैगमेंट ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स हो। उस फ्रैगमेंट को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ऑल्दो रेडियो एक्टिविटी के बारे में हमने आपको बताया था, शायद अब अभी करिकुलम में है या नहीं है, क्योंकि तब तक नहीं आया था तो मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो अब देखते हैं कि रेडियो एक्टिविटी कितनी है सिलेबस में। तो कोई डाउट बच्चे किसी को, तो ये अल्फा पार्टिकल कहाँ से आ रहा है, एक रेडियो एक्टिव सोर्स से आ रहा है। ये हमारा एक सोर्स है, यहाँ सोर्स रखा हुआ है हमने, ये पलट क्यों नहीं रहा। हेलो, मेरी आवाज आ रही है। हेलो यस सर, आ रही है। हेलो यस हेलो, सर। यार स्क्रीन कौन सा दिखा रहा है, ब्लैक स्क्रीन दिखा रहा है। हाँ सर, वो न्यूक्लियस स्प्लिट हो रहा है लिखा हुआ। यस सर। हाँ यार अभी स्लो हो गए, स्लो काम कर रहे हैं। हाँ अब आया है। हो गया सर। सर आपने नया लैपटॉप ले हाँ अच्छे, क्या बोल रहे हैं, सर क्या आपने बोल रहे नया हैं। लैपटॉप ले लिया? हाँ अच्छा आया है नया लैपटॉप, छोटा सा, छोटू, महंगा हो गया यार अब तो, मेरे बाद लेने के बाद वो मैंने लिया 18,000 का हो गया अब तो ये। चलो अच्छे आगे बढ़ते हैं। तो अब ये सेटअप में था क्या कि ये कैसे हम लोग ये अल्फा एक्सपेरिमेंट करते हैं, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो उसके लिए हमें अल्फा पार्टिकल्स चाहिए। अल्फा पार्टिकल्स कहाँ से मिलेंगे, एक रेडियो एक्टिव सोर्स से मिलेंगे। ये हमने एक रेडियो एक्टिव सोर्स रखा हुआ है, रेडियो एक्टिव सोर्स। रेडियो एक्टिव सोर्स क्या होता है मैंने बताया बच्चों, वो सोर्स जो जिसका न्यूक्लियस टूटता जाए और उससे पार्टिकल्स रिलीज होते जाए, उसे रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कहते हैं। उसके बाद ये लीड ब्रिक्स है। चलो बच्चे आप लोगों को एक टास्क देते हैं, होमवर्क देते हैं, वैसे तो इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, बट ये जो लेड ब्रिक्स है इसकी नीड क्या है, ये अभी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। क्या नीड है इसकी, किस कारण की वजह से लेड ब्रिक्स रखी हुई है, ये आप अगर कभी हो टाइम तो देखना, आपको पता चलेगा कि लेड ब्रिक्स क्यों रखी हुई है। अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से निकलेगा, यहाँ आएगा। ये फॉइल है, ये पतली सी गोल्ड फॉइल है, ये फॉइल है। और तो और ये पीछे डिटेक्टर लगा हुआ है, पीछे आप देखो तो डिटेक्टर लगा हुआ है, जेड जिंक सल्फेट स्क्रीन, ZNS स्क्रीन लिखा हुआ है। तो ZNS स्क्रीन लिखा हुआ है, जिंक सल्फाइड स्क्रीन, सॉरी, जिंक सल्फाइड स्क्रीन लिखा हुआ है। ये डिटेक्टर है और फ्लोरोसेंस की हेल्प से हम डिटेक्शन कर सकते हैं। फ्लोरोसेंस क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा, व्हाट इज फ्लोरोसेंस, व्हाट इज फ्लोरोसेंस। हेलो 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 हेलो, कोई बच्चा है। यस सर। फ्लोरोसेंस क्या होता है, कोई बच्चा बता सकता है, व्हाट इज फ्लोरोसेंस। पता नहीं सर। कोई बच्चा बताएगा फ्लोरोसेंस का मतलब क्या होता है। सर लाइट का एमिशन।
देखो अच्छा एक्चुअली क्या है कि जैसे मान लो कि अल्फा पार्टिकल जब यहाँ स्ट्राइक करेगा तो कुछ शाइनिंग सा आपको कुछ डिटेक्शन लगेगा उस पे, मतलब कुछ सेंस होगा आपको। इस ये मान सकते हो फिलहाल के तौर पे ये मान लो, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हमें कैसे पता चला अल्फा पार्टिकल आँखों से तो दिखता है नहीं, जब वो ज़िंक स्क्रीन से टकराएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ सोर्स से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं बहुत सारे और यहाँ से आ रहे हैं, तो हमको कैसे पता चला कि वो इधर यहाँ से आर-पार हो जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, हमको कैसे पता चले? क्योंकि अल्फा पार्टिकल आँखों से तो दिखते नहीं है। तो आँखों से नहीं दिखते तो कैसे पता चलेगा? तो हिट करेगा तो आपको कुछ डिटेक्शन होगा उसको लाइट की फॉर्म में, कुछ उस पे टकराएगा तो कुछ थोड़ी-सी लाइट सी आपको जलती हुई दिखाई देगी, एक तरीके से उस बेसिस पे हम डिटेक्शन कर सकते हैं। तो वैसे बच्चे अब एक्सपेरिमेंट में फँसने की ज़रूरत नहीं है, वरना बहुत सारे हज़ार क्वेश्चन वैसे ही बन जाएँगे, क्योंकि मैंने खुद तो कंडक्ट किया नहीं कभी एक्सपेरिमेंट, तो मैं भी लिमिटेड नॉलेज कंटेन करता हूँ इसके बारे में। बस ये है कि थोड़ा-सा आपको बेसिक आइडिया हम दे सकते हैं कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया, किस तरीके से पता चला कि अल्फा पार्टिकल कहाँ जा रहे हैं, उनकी लोकेशन ट्रैक की जा रही है। तो जो कि इतना सिंपल नहीं है, इसमें दिखा रखा है, ऑल्दो हमारे पास सेटअप जो दिखाया है वो बहुत बेसिक सेटअप है। तो आपको कुछ आइडिया समझ लग गया होगा अच्छे, ये जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में है, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें की गई थी। और द स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल्स वर ऑब्जर्व्ड थ्रू रोटेबल डिटेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ जिंक सल्फाइड स्क्रीन एंड अ माइक्रोस्कोप। तो इस तरीके से डिटेक्शन किया गया था और हमें कैसे किया गया था, हमने इसे लेना-देना बिल्कुल भी नहीं है। अभी हमारा कोई लेना-देना नहीं है इससे। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा-सा आपको थोड़ा डिटेल नॉलेज मिल गई अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में कि क्या-क्या था। और जब डिस्कस करते हैं जो 9th क्लास में आपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। 9th क्लास में अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आप लोगों ने ये देखा था कि जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल पे बम्बार्ड किए गए, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधे-सीधे क्रॉस कर गए ऐसे। ये फॉइल है और कुछ-कुछ बेंड हुए, बट लोअर एंगल पे बेंड हुए, मतलब कम एंगल पे बेंड हुए। जैसे ये जा रहा है, तो ये बेंड हुआ, ऐसे-ऐसे थोड़ा-सा कम एंगल पे बेंड हुआ। और मोस्टली जो थे सीधे-सीधे चले गए। बहुत ही रेयर केसेस में जो अल्फा पार्टिकल था वो रिट्रेस हुआ, मतलब रिटर्न बैक हुआ। और ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल जो थे वो सीधे-सीधे चले गए या ऐसा कुछ हुआ कि जो जिनके अंदर बेंडिंग कम हुई। तो यहाँ से पहली बार हमें पता चला है कि एक्चुअली क्या होता है कि वाटरमेलन मॉडल गलत है। क्यों, कोई बच्चा बताएगा वाटरमेलन मॉडल गलत क्यों है? आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था बच्चे, गलत है। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कैसे पता चला कि वाटरमेलन मॉडल गलत है? बोलो, बोलो। हेलो, मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या बच्चों? यस सर आ सर। रही है। बताओ बच्चे, वाटरमेलन मॉडल गलत है, ये कैसे पता चला हमको? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। बोलो। अगर वाटरमेलन मॉडल ठीक होता, सही होता, तो ज़्यादातर क्योंकि अल्फा पार्टिकल सीधे-सीधे जाते और वापस रिट्रेस करके टकरा के रिबाउंड करते। जितने भी अल्फा पार्टिकल थे वो सारे रिबाउंड कर देते, वापस आ जाते। क्योंकि नेगेटिव चार्ज को छोड़ के बाकी सारा रीजन पॉजिटिव है। मतलब हर जगह पॉजिटिव, 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 पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल का जो नेचर होता है वो पॉजिटिव नेचर का होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल नाम है बट वो होता He2+ है। He2+ मतलब कि हीलियम का आयनिक फॉर्म, जो कि एक कैटायन है, जो कि पॉजिटिव पॉजिटिव नेचर का आयन है। तो अल्फा पार्टिकल को रिबाउंड करना चाहिए मोस्टली सबको, बट यहाँ ऐसा हुआ नहीं, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए। तो इसकी वजह से इसके बाद रदरफोर्ड ने बोला कि ऐसा नहीं होता है। फिर उसने मॉडल बताया कि न्यूक्लियस यहाँ होता है और इसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसा, और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है, ऐसा ऐसा कुछ मॉडल आया। उसकी बेसिस पे एक्सप्लेन हुआ कि अल्फा पार्टिकल सीधे-सीधे क्यों जा रहे थे, क्योंकि उसमें पता चला कि ज़्यादातर रीजन खाली है। यहाँ थोड़ा-सा कम एंगल क्यों बेंड कर रहे थे, ऐसे, यूँ जा रहे थे। कोई-कोई अल्फा पार्टिकल ऐसे था, जो सीधे-सीधे न्यूक्लियस पे जा रहा था, वो रिबाउंड कर रहा था, और बाकी जो अल्फा पार्टिकल है सीधे-सीधे
ऐसे जा रहे हैं, कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे जा रहे हैं। समझ में आया बच्चों? हेलो बोलो भाई, बोलो बोलो बच्चों, बोलो। हेलो, अरे मेरी आवाज आ रही है क्या? सर एक ये बैंड क्यों है छोटे छोटे एंगल पे? छोटे छोटे एंगल पे बैंड इसलिए हुए बच्चे, जैसे कि देखो बताते हैं। जैसे आप यहाँ पर हर एक को देखो, हर एक के बारे में देखो। जैसे हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ एक एक के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे सेकंड के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। सेकंड अल्फा पार्टिकल हेड ऑन जा रहा है सीधे सीधे, तो वो पॉजिटिव नेचर का है, वो पॉजिटिव से जाएगा तो रिपेल होके वापस भाग जाएगा। तो ये बिल्कुल, इसका बैंड कितना हुआ? ये 180 डिग्री बैंड हो गया। कैसे? जाते वक्त ऐसा था राइट साइड और लौटते वक्त लेफ्ट साइड था, तो एंगल कितना बना? 180 डिग्री बैंड बना। बहुत मतलब मैक्सिमम बैंड 180 डिग्री माना जाता है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 180 से ऊपर डिग्री काउंट नहीं किया जाता है, वो फिर उसको एक्यूट एंगल लिया जाता है अगर 180 से ज्यादा हो। तो इसने सबसे ज्यादा बैंड किया। अब ये इसने कितना बैंड किया थर्ड वाले ने? तो देखो ये सीधे सीधे, अगर ये बैंड नहीं करता सीधे जाता, अब इधर गया तो इतना एंगल बैंड किया। अभी बैंड क्यों हुआ? क्योंकि एक्चुअली इसने रिपल्शन का फेस किया, रिपल्शन फेस किया। किसकी वजह से रिपल्शन फेस किया? जो पॉजिटिव था न्यूक्लियस, और ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ने इसको धकेल दिया ऐसे, जा भाई जा, भाग यहाँ से ऐसे। जब वो अल्फा पार्टिकल ऐसे चल के आ रहा था ऐसे यूं यूं, उसने भगा दिया इसको, भगा दिया। समझ में आया बच्चे? रिपल्शन, रिपल्शन दुश्मनी। समझ रहे हो बच्चे? शिवांश, यस सर। हेलो, पॉजिटिव पॉजिटिव यस सर, यस सर, समझ गया समझ फिर इधर भगा दिया, भगा दिया इसने। सर अगर तो इलेक्ट्रॉन से टकराया था तो? हाँ बच्चे, इलेक्ट्रॉन से टकराता तो, यार इलेक्ट्रॉन एक्चुअली इतना बड़ा होता ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा होता है, तो इलेक्ट्रॉन से टकराने के चांस बहुत ही माइनर हो जाते हैं, ना के बराबर। मतलब कि ओके। बिलियन मिलियन में एक कोई केस हो तो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि अल्फा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन की साइज, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होता है यार। इलेक्ट्रॉन ऐसा हो गया जैसे मान लो सोलर सिस्टम में प्लूटो है ना, वैसा इलेक्ट्रॉन हो गया न्यूक्लियस, वो हमारे अर्थ के अराउंड, जैसे सोलर सिस्टम में प्लूटो, वैसे इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर। इलेक्ट्रॉन ओके। बहुत दूर घूमता है, तो उसका मतलब बिलियंस मिलियंस और बिलियंस और बिलियंस में भी कोई चांस मुश्किल ही होता है टकरा जाए, और होगा तो पता नहीं क्या होगा, ये भी मुझे आइडिया नहीं है। बट खैर, बट यही है कि अच्छे क्या होगा ये तो नहीं पता। हो सकता है वो हिट करके इलेक्ट्रॉन को निकाल दे अपने ऑर्बिट से, ऐसा भी पॉसिबल हो निकालेगा सकता क्यों? है। वो तो शायद इसके साथ घूमने लग जाए साथ में चिपक के। नहीं ये नहीं नहीं नहीं, ऐसा पॉजिटिव। कुछ नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। घूमेगा तो नहीं, इतना तो फिजिक्स के हिसाब से नहीं है, सही नहीं है। अब इसमें ये भी चीज है कि जो मतलब ये बैंड है, इस तरीके से बैंड बैंड होता है, थोड़ा सा आइडिया दे दिया बच्चों। तो ये तो बच्चे जो हम डिस्कशन कर रहे हैं सारा का सारा 9th क्लास से रिलेटेड डिस्कशन है, तो इसमें यस कुछ सर। खास आता भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा फिगर बनाने को आ जाता है। बट 9th क्लास में भी आपने इसका रिजल्ट भी पढ़ा था कि रिजल्ट में क्या हुआ था, अगर देखा जाए तो रिजल्ट में फर्स्ट पार्ट है कि मैनी ऑफ अल्फा पार्टिकल पास थ्रू फॉइल। देखा गया कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल थे वो पास हो गए थे। Only 0.14% of incident alpha particles scattered by more than 1 degree, and 1 in 8,000 deflected more than 90 degree। मतलब डिफ्लेक्शन बहुत कम था, ज्यादातर सीधे चले गए थे, जिसकी वजह से हमने रिजल्ट निकाला कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस खाली होता है, बस छोटा सा एरिया में स्मॉल डेंस पॉजिटिव चार्ज होता है, बहुत छोटे से एरिया में डेंसली पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब जैसे हमारी धारणा थी कि एक एटम पूरा भरा भूरा होता है अंदर से, खाली हिस्सा नहीं होता उसके अंदर, वो हमारी धारणा चेंज हो गई, मतलब अब वो हमारी थिंकिंग चेंज हो गई। अब यही माना जाता है कि एटम के अंदर मोस्टली पार्ट एम्प्टी होता है और बहुत कम रीजन में पॉजिटिव चार्ज होता है, और मोस्टली एटम का जो स्पेस होता है वो खाली होता है। जितना आपको फिगर में दिख रहा है एक्चुअली फिगर नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि अगर आपको एटम को कंसीडर करना है, तो मान लो सन और हमारा सोलर सिस्टम, तो आप देखोगे कि सोलर सिस्टम में मोस्टली सारा रीजन खाली है। सन सोलर सिस्टम के कंपैरिजन में छोटा है। अब मैं यहाँ बोलूंगा, आप कहोगे सन तो बहुत बड़ा है, बट सोलर सिस्टम के साइज के कंपैरिजन में सन की साइज बहुत छोटी है बच्चों, ध्यान रखना। तो ज्यादातर स्पेस हमारे सोलर सिस्टम का भी जिस तरीके से खाली है, उसी तरीके से एटम में भी ज्यादातर स्पेस खाली होता है। अब
बात आती है 12th क्लास के लेवल की कि भाई सर ये तो हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है और इसमें से कुछ आता भी नहीं है। तो अब 12th क्लास में क्या आता है, तो 12th क्लास में एक टॉपिक हमारा इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसका नाम है इम्पैक्ट पैरामीटर अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्टरी में हम ये पढ़ते हैं। और ऑल्दो ये भी बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है। अब होता क्या है बच्चों, ये बताते हैं हम। जैसे कि हम जब ट्रेजेक्टरी ड्रॉ करते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ व्हाट इज ट्रेजेक्टरी इज पाथ। पाथ जो होता है वो ट्रेजेक्टरी कहलाता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस हो गया, इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा होगा। तो जैसे अल्फा पार्टिकल को आप ड्रॉ करोगे, इसका पाथ ड्रॉ करोगे, तो जो अल्फा पार्टिकल बहुत दूर से जा रहा है वो तो बिल्कुल सीधे 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 ऐसे चला जाएगा, उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। जो अल्फा पार्टिकल थोड़ा पास से जा रहा है वो जाएगा सीधे 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 सीधे, बट वो बेंड कर जाएगा। अब इन दोनों में फर्क क्या हुआ कि इसमें ऊपर वाले में, जिसको हम जैसे मान लो नाम दे देते हैं फर्स्ट, एक को नाम देते हैं सेकंड। जो फर्स्ट वाला है उसमें डिफ्लेक्शन एंगल, जो एंगल डिफ्लेक्शन मान लो थीटा ले लेते हैं, 0 डिग्री था, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। जबकि सेकंड वाले में थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ, कह सकते हैं एक्यूट एंगल डिफ्लेक्शन हुआ। अब ऐसे ही मान लो कि कोई न्यूक्लियस के और पास जा रहा है, जैसे कि हम एक और केस ड्रॉ करते हैं, न्यूक्लियस के और पास जा रहा है ऐसे। अब इसके अंदर क्या होगा बच्चों, ये ऐसे डिफ्लेक्शन कर जाएगा, काफी ज्यादा डिफ्लेक्शन कर जाएगा। अब इसका डिफ्लेक्शन क्या कहलाएगा, इसका डिफ्लेक्शन कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। Yes, sir. ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज मतलब कि 90 से ज्यादा होता है। और इसके बाद एक केस वो हो गया जो हेड ऑन आएगा, बिल्कुल हेड ऑन, मतलब बिल्कुल सीधा सीधा। और ये बिल्कुल सीधा रिबाउंड करेगा, ये रिबाउंड कर जाएगा। अब इसको हम कहते हैं 180 डिग्री डिफ्लेक्शन, जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है। तो इससे फिगर से आपको क्या मिला, क्या पता चला, ये अब आप बताना। बताओ अच्छे। हेलो, अच्छा टाइम, हाँ। इस फिगर से क्या पता चला, कोई बच्चा बताएगा हमें? इस फिगर से हमें क्या मतलब पता एक चल रहा है? सेंटर में एक चीज है जो अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर रही है। और बच्चे जैसे जैसे 1 2 3 4 को कंपेयर करो तो क्या बताओ, अगर सर उनके जितना कंपैरिजन के जितना बेसिस पे अल्फा आपको क्या, पार्टिकल सेंटर की तरफ जाते जा रहा है उतना ज्यादा उसमें डिफ्लेक्शन आती जा रही है। उतना ज्यादा क्या आती है? बच्चे बोलो बोलो बोलो। डिफ्लेक्शन सर, डिफ्लेक्ट होते जा रहा है उतना ज्यादा। डिफ्लेक्शन आ रही है, मतलब जितना न्यूक्लियस के पास से गुजर रहा है एक्चुअली, उतना डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम एक टर्म या क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, इसे कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर, इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है एक्चुअली, क्या होता है? जैसे मान लो सेकंड अल्फा पार्टिकल है, वो सीधे सीधे जा रहा है, और न्यूक्लियस के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। एक्चुअली क्या है वैसे, है तो वो डिस्टेंस, बट उसको नाम दे दिया गया इम्पैक्ट पैरामीटर। तो अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि जो फर्स्ट पार्टिकल है वो बहुत दूर से गुजर रहा है तो उसका इम्पैक्ट पैरामीटर ज्यादा है। समझ रहे हो बच्चों? यस सर, समझ गया। फर्स्ट पार्टिकल है उसका इम्पैक्ट पैरामीटर ज्यादा है, सेकंड का कम है, थर्ड का और कम है, फोर्थ का तो बिल्कुल ही 0 के बराबर है। तो हम ये कहते हैं कि अगर इम्पैक्ट पैरामीटर बढ़ रहा है तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है डिफ्लेक्शन से, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? बोलो। इनवर्सली है। इनवर्सली, देखो जैसे मान लो अगर हम कहें इफेक्ट इम्पैक्ट पैरामीटर इज इंक्रीजिंग देन डिफ्लेक्शन इज डिक्रीजिंग। कैसे? कैसे बोलो, कोई बच्चा बताएगा कैसे? कैसे? सर जब वो न्यूक्लियस में प्रोटॉन पे सीधा आ ही रहा है उसमें जीरो पैरामीटर होगा ना, इम्पैक्ट पैरामीटर जीरो है, उसके बीच का डिस्टेंस कुछ है ही नहीं। इम्पैक्ट पैरामीटर 0 है बिल्कुल। जब फोर्थ केस देखो तो बिल्कुल कम है, तो डिफ्लेक्शन ज्यादा है उल्टा। सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन उसी केस में 180 डिग्री या पाई बोल सकते हो 180 डिग्री को। यस तो जितना इम्पैक्ट पैरामीटर ज्यादा होगा, जितनी ज्यादा दूर से जाओगे जाएगा, उतना डिफ्लेक्शन कम होगा। तो ये है बच्चों जो हमारा 12th क्लास का फर्स्ट टॉपिक है एटम का। अब आप कहोगे वैसे ये तो बहुत ईजी है भाई, बिल्कुल बहुत ईजी है, इसमें कुछ है ही नहीं, वैसे इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है पढ़ने लायक। तो देखो बच्चे क्या क्या एक बार पढ़ लेते हैं एक बार। वैसे इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अजीब है। द इम्पैक्ट पैरामीटर is a perpendicular distance of initial velocity vector of alpha particle from the center of nucleus.
ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग इम्पैक्ट पैरामीटर कहते हैं। बाकी डेफिनेशन की वर्डिंग थोड़ी सी अलग है, उसको थोड़ा सा देख लेना बच्चों, ठीक है। द ट्रेजेक्टरी ऑफ अल्फा पार्टिकल डिपेंड्स ऑन इम्पैक्ट पैरामीटर ऑफ कॉलिजन। अब कोई बच्चा बताएगा कि जो ट्रेजेक्टरी है वो इम्पैक्ट पैरामीटर पे कैसे डिपेंड करती है? पाथ इंडिपेंडेंट मतलब पाथ इम्पैक्ट पैरामीटर पे कैसे डिपेंड करता है? अगर इम्पैक्ट पैरामीटर ज्यादा होगा तो उसकी ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट होगी पूरी, ज्यादा होगा, बिल्कुल बहुत बच्चे, ज्यादा वेरी होगा गुड। बहुत ज्यादा होगा तो जैसे फर्स्ट केस है, इम्पैक्ट पैरामीटर बहुत ज्यादा है तो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ट्रेजेक्टरी स्ट्रेट होगी। इम्पैक्ट पैरामीटर सेकंड नंबर वाला हो गया तो डिफ्लेक्शन होगा, एक्यूट डिफ्लेक्शन होगा। इम्पैक्ट पैरामीटर और कम हो गया तो ऑब्ट्यूज डिफ्लेक्शन होगा। तो इम्पैक्ट पैरामीटर के हिसाब से पाथ डिपेंड करता है। थर्ड और नेक्स्ट पॉइंट इज एज इम्पैक्ट पैरामीटर इंक्रीजेस एंगल ऑफ स्कैटरिंग डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। ये तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया था कि इम्पैक्ट पैरामीटर कम होता है तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है और वो हेड ऑन का केस हो जाएगा उल्टा। और नेक्स्ट क्या है, अल्फा पार्टिकल रिबाउंड बैक व्हेन इम्पैक्ट पैरामीटर इज मिनिमम, मतलब जब कम से कम होगा, मिनिमम 0 होगा इम्पैक्ट पैरामीटर, तो अल्फा पार्टिकल सीधे रिबाउंड हो जाएगा। और बता रखा है बच्चे। और वाइस वर्सा, मतलब उल्टा क्या है कि अगर इम्पैक्ट पैरामीटर ज्यादा हुआ तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा, जो कि ना के बराबर होगा। तो ये मुझे लगता है बच्चों हम लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत बेसिक सी Yes, चीज sir. है, कोई डाउट इस। अब क्या हुआ था बच्चों, 12th क्लास में इसका एक और टॉपिक है कि रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस का रेडियस निकालने की कोशिश की थी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे फर्स्ट टाइम न्यूक्लियस का रेडियस निकालने की कोशिश की गई थी। अब एक देखो, एक होता है एटम, एक होता है एटम का रेडियस, एक होता है न्यूक्लियस का रेडियस। न्यूक्लियस मतलब कि वो जो बीच में, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लाई करते हैं। तो ये हमारा न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट्स है। तो हुआ क्या अच्छे, एक्चुअली क्या उसने लॉजिक क्या यूज किया, क्या लॉजिक यूज किया, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज होता है तो अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज होता है। एक्चुअली क्या होता है, अल्फा पार्टिकल कोलाइड नहीं करता बिल्कुल भी, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल टकरा जाएगा, पास तक जाके लौट आता है। मान लो काफी पास तक गया, लौट आया। अब देखो बच्चे, कोलाइड क्यों नहीं करता, कोई बच्चा बताएगा? कि मैं कह रहा हूँ कोलाइड बिल्कुल नहीं करता है, पास तक जाके लौट आता है, कोई बच्चा बताएगा? सर रिपेल कोलाइड क्यों नहीं करेगा करता? तो रिपल्शन है ना सर, रिपल्शन है सेम। वेरी गुड बच्चे, रिपल्शन कॉज होगा तो कोलिजन तो नहीं होगा, बट पास तक जाएगा। तो एक्चुअली क्या है बच्चे, जैसे अ, इसमें एक अजम्पशन है जो कि ट्रू आंसर नहीं देती है। जहां तक वो मैक्सिमम पास गया उसी को हम रेडियस की तरह ट्रीट कर लेते हैं, कर लेते थे कह सकते हैं उस टाइम पे। जैसे कि इसको हमने आर नॉट बोल दिया रेडियस, जबकि इतना ज्यादा थोड़ी रेडियस है, इससे तो इतना बड़ा आ गया न्यूक्लियस अगर देखा जाए तो, देखो। बट वो हमारी लिमिटेशन है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हमें करीब करीब अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ही चाहिए, फिलहाल तो चाहिए थी उस टाइम पे, क्योंकि उस हिसाब से तो न्यूक्लियस की साइज इतनी बड़ी होनी चाहिए थी। अब टेस्ट तो करा नहीं सकते हो क्योंकि बहुत हाई रिपल्शन होगा, बाहर जाके टेस्ट तो कर नहीं पाएगा। तो खैर एस्टिमेटेड वैल्यू ही एक एस्टिमेशन मिल जाता है हमें। तो कैसे निकालते हैं बच्चों ये एस्टिमेशन भी न्यूक्लियस का, कि कैसा होगा न्यूक्लियस का रेडियस कितना होगा? 2 पॉइंट कंसीडर कर लो, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। बी पॉइंट जहां तक वो मैक्सिमम पास तक जा रहा है, इन दोनों पॉइंट पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओ। मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि लॉसेस, एनर्जी लॉसेस को आप नेग्लिजिबल मान लो तो आप ले सकते हो उसको। काइनेटिक एनर्जी एट ए आप हाफ एम अल्फा वी स्क्वायर ले सकते हो। हमने सबस्क्रिप्ट में एम अल्फा क्यों लिखा, क्योंकि हम मेनली अल्फा पार्टिकल की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं, हम अल्फा पार्टिकल की स्टडी कर रहे हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या होगा? अब पोटेंशियल एनर्जी, दो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है के Q1 Q2 बाय आर होती है। बट अगर ए पॉइंट की बात की जाए, वो न्यूक्लियस से काफी ज्यादा दूर है, काफी ज्यादा दूर है, तो आर जो होगा वो काफी हाई होगा, तो उससे यू काफी लो होगा, जो कि 0 के बराबर, नेग्लिजिबल हो जाएगा, 0। पोटेंशियल एनर्जी एट ए हमने क्या ले लिया, 0 ले लिया। अब काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या होगा, 0 होगा। कोई बच्चा बताएगा काइनेटिक एनर्जी एट बी 0 क्यों होगा? हेलो सर वहां पे आके स्टॉप हो गई ना।
वहां पे आके बिल्कुल रुक जाएगी, एकदम से रेस्ट पे आएगी, फिर रिबाउंड करेगी, वापस जाएगी। एक मिनट, मीटिंग खत्म होने वाली है क्या? यस सर। नहीं नहीं नहीं, 9 मिनट है ना अभी तो। अच्छा 9 मिनट है, हाँ चलो चलो चलो। सर 1 मिनट रह गया। ये क्या हो, 1 मिनट सर चलो बच्चे, कोई नहीं है जो भी है। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर नोट्स इस चैप्टर के अपडेट कर देना। हाँ 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 यार, सॉरी सॉरी, मैं अभी 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 अपलोड करता हूँ, अभी जस्ट अपलोड करता हूँ, रुको। अभी अपलोड करता हूँ, सबके कर देता हूँ। और अभी प्रिंट भी करने हैं बच्चे नोट्स, इस बार सर तो ये देने भी जहाँ हैं अब तो। केमिकल जब आपने ये लिखा उसमें पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए जीरो कैसे हुई? सर कहाँ पे अपलोड कर रहे हो? देखो उसी पे जो हमारा वेबसाइट है, और प्रिंट भी दे देंगे बच्चे, प्रिंट दे देंगे। फ्राइडे सैटरडे संडे में प्रिंट दे दूंगा मैं, इसमें आराम से दे देंगे आपको, प्रिंट मिल जाएगा अब इस बार पक्का मिल जाएगा। क्योंकि पहले मैं कर रहा था तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, फिर फेस्टिवल आ गया है इस वीक में, और अब तो ना फेस्टिवल है ना कुछ, अभी फ्री है, तो हमको आपको नोट्स प्रिंट कर देंगे इस बार। अपलोड भी कर देंगे, आज ही कर देंगे अपलोड, बट हार्ड कॉपी भी दे देंगे। ठीक है बच्चे। हाँ अच्छा, क्या पूछे थे, जीरो कैसे आया ना? एक मिनट, टाइम कितना बचा है पहले बताओ। सर आठ। एक बार कनेक्ट कर लेते हैं। नहीं रिकनेक्ट कर नहीं, ये लेते हैं 52 सेकंड, 52 सेकंड बचे हैं, 8 मिनट 52 सेकंड बचे हैं। सर सर। लेस सर देन 1 1 मिनट। मिनट से कम रह गया। चलो चलिए कनेक्ट करो।